नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो गुणक के सिद्धांत पर आधारित है। यह अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और जो विद्यार्थी अर्थशास्त्र विषय को लेकर पढ़ते हैं उन्हें इस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, हम गुणक के सिद्धांतों को बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। हम इसकी प्रस्तावना को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि गुणक के सिद्धांत का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो चुका था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विक्सेल ने गुणक शब्द का उपयोग किए बिना अपनी पुस्तक इंटरेस्ट एंड प्राइस में इसकी व्याख्या की। इसके बाद सन 1903 में जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर जोहानसेन ने इसकी व्याख्या की, लेकिन इस धारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का श्रेय प्रोफेसर J.M. किन्स को जाता है। इसके बाद प्रोफेसर R.F. काहन ने रोजगार गुणक की व्याख्या की थी। इस प्रकार से गुणक का अस्तित्व किस प्रकार से हमारे समक्ष आया, हमने यहाँ पर इसे समझने का प्रयास किया। अब हम यह देखेंगे कि गुणक का अर्थ वास्तव में होता क्या है। प्रोफेसर किन्स के गुणक को विनियोग गुणक कहा जाता है और प्रोफेसर R.F. काहन के गुणक को रोजगार गुणक कहा जाता है। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि इस धारणा के द्वारा प्रोफेसर किन्स ने विनियोग अर्थात इन्वेस्टमेंट एवं आय अर्थात इनकम के पारस्परिक संबंध को दर्शाया है। प्रोफेसर किन्स का विचार है कि प्रारंभिक विनियोग के कारण आय में कई गुनी अधिक वृद्धि होती है। सिंपल भाषा में हम समझें तो यह कह सकते हैं कि प्रारंभिक विनियोग जो किया जाता है उसकी तुलना में जो आय प्राप्त होती है वह अधिक होती है। अब हम समझें कि अर्थव्यवस्था में गुणक के क्रियाशील होने का कारण यह है कि जब प्रारंभिक विनियोग किया जाता है तो सर्वप्रथम उस उद्योग की आय में वृद्धि होती है जिसमें विनियोग किया जाता है। स्पष्ट है कि सबसे पहले विनियोग जिस उद्योग में किया जाएगा उस उद्योग की आय में वृद्धि होगी। इसके बाद उस उद्योग अर्थात जिसमें विनियोग किया गया है के लिए आवश्यक कच्चा माल, श्रमिक, पूंजी, मशीनें आदि की मांग में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप इन सभी की आय बढ़ती है। इसके बाद उत्पादन के सभी साधन जिसमें भूमि, पूंजी, श्रमिक, साहस, संगठन आदि सम्मिलित है को अपनी आय को अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करते हैं। अर्थात उत्पादन के सभी साधन जो उन्हें आय प्राप्त होती है वो अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च करते हैं, जिससे इन वस्तुओं एवं सेवाओं के मालिकों की आय बढ़ती है। इस प्रकार किसी उद्योग विशेष में प्रारंभिक विनियोग करने से अन्य अनेक उद्योगों की आय में वृद्धि होती है और परिणामतः कुल आय में वृद्धि विनियोग की तुलना में कई गुना अधिक हो जाती है। सिंपल भाषा में यदि हम समझें तो एक उद्योग में विनियोग करने के कारण उस उद्योग की आय में तो वृद्धि होती ही होती है, साथ ही उस उद्योग से जुड़े हुए अन्य जो उद्योग है जो उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनकी आय में भी वृद्धि होती है। इसके पश्चात हम यह समझें कि गुणक की गणना किस प्रकार से की जाती है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार गुणक का आकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात MPC पर निर्भर करता है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात MPC अधिक है तो गुणक का आकार अधिक होता है और आय में भी अधिक वृद्धि होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC और गुणक में सीधा संबंध पाया जाता है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो गुणक भी अधिक होगा और गुणक यदि अधिक है तो आय का स्तर भी अधिक होगा। इसके विपरीत MPC अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम है तो गुणक का आकार भी कम होता है और आय में तुलनात्मक रूप से कम वृद्धि होती है।
अब हम ये देखेंगे कि गुणक के आकार की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों, गुणक के आकार की गणना का सूत्र इस प्रकार से है। गुणक को सामान्यतः k के माध्यम से दर्शाया जाता है। k या गुणक बराबर 1/1 माइनस MPC या k बराबर 1/1 माइनस डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा y। सूत्र में MPC का अर्थ है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, डेल्टा C का अर्थ है उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा y का अर्थ है आय में परिवर्तन होना। इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से हम गुणक के आकार की गणना कर सकते हैं, जिससे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। यह मान लिया जाए कि MPC 3/4 या 75% है, तो गुणक के आकार की गणना निम्न प्रकार से होगी। k अर्थात गुणक बराबर 1/1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 या 1/4 अर्थात 4, अर्थात विनियोग की तुलना में आय में 4 गुना अधिक वृद्धि होती है। यदि आप विनियोग 1 रुपये का करते हैं तो आय 4 गुना होगी, अर्थात 4 होगी। यदि आप विनियोग 100 करोड़ का करते हैं तो आपकी आय 400 करोड़ होगी। इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से गुणक के आकार की गणना कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम यह समझें कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में किस प्रकार का संबंध होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात MPC और सीमांत बचत प्रवृत्ति अर्थात MPS का योग 1 होता है। दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो उसका योग कितना होता है? 1 होता है। अतः यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात MPC को 1 में से घटा देते हैं 1 माइनस MPC, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि MPC या MPS में से किसी एक का यदि मूल्य ज्ञात है तो गुणक की गणना की जा सकती है, जिसे हम अग्र तालिका में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस तालिका के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि गुणक की गणना किस प्रकार से होती है। तालिका में पहले भाग में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात MPC को दर्शाया गया है, इस भाग में सीमांत बचत प्रवृत्ति को दर्शाया गया है और इस भाग में गुणक के आकार को दर्शाया गया है। अब यदि हम यहाँ पर देखें कि MPC 1/3 है तो MPS 2/3 होगी और गुणक का आकार 1.5 होगा। जैसे जैसे MPC बढ़ती जा रही है, बचत कम होती जा रही है और गुणक का आकार भी बढ़ता जा रहा है। हमने पहले ही स्पष्ट किया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में सीधा संबंध पाया जाता है। यदि MPC अधिक है तो गुणक का आकार भी अधिक होगा। तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे MPC बढ़ती जाती है वैसे वैसे गुणक का आकार भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार इस तालिका के माध्यम से हमने यह जानने का प्रयास किया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में सीधा संबंध पाया जाता है। दोस्तों, इस रेखा चित्र के माध्यम से भी हम गुणक को समझने का प्रयास करते हैं। रेखा चित्र में OX अक्ष पर आय को दर्शाया गया है जो कि करोड़ों में है। OY अक्ष पर हमने बचत एवं विनियोग को दर्शाया गया है जो कि करोड़ों में है। रेखा चित्र के अनुसार जब आय 50 करोड़ रुपए होती है तब विनियोग 20 करोड़ होता है। आय 50 करोड़ होने पर विनियोग 20 करोड़ होता है, किंतु यदि विनियोग को 20 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ अर्थात 10 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है। यदि विनियोग को यहाँ से बढ़ाकर यहाँ ले जाते हैं, जिसे इससे स्पष्ट किया गया है, अर्थात विनियोग में 10 करोड़ की वृद्धि की जाती है, तब आय 50 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हो जाती है। अर्थात आय का स्तर बढ़कर यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे हमने इसके माध्यम से स्पष्ट किया है। अर्थात 30 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है।
यहाँ पर गुणक का आकार 3 है और MPC 2/3 तथा MPS 1/3 है। अर्थात जब विनियोग में 10 करोड़ की वृद्धि होती है तब आय में 30 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विनियोग में वृद्धि की तुलना में आय में अधिक गुना वृद्धि होती है। दोस्तों, गुणक किस प्रकार से कार्य करता है या गुणक की क्रियाशीलता किस प्रकार से है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। गुणक की क्रियाशीलता को एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात MPC 3/4 या 75% है। हम यह मान लें कि सरकार द्वारा प्रारंभिक विनियोग 100 करोड़ रुपए का किया जाता है। इससे आय में गुणक के कारण 4 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है, जिसे हम अगली तालिका में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस तालिका में हमने गुणक की क्रियाशीलता को स्पष्ट किया है। हमने अभी समझा है कि प्रारंभिक विनियोग 100 करोड़ रुपए किया गया है। जब 100 करोड़ का अर्थव्यवस्था में विनियोग किया जाता है तो आय में भी कुल वृद्धि 100 करोड़ की ही होती है। लेकिन उस 100 करोड़ में से हमने यह मान लिया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 3/4 या 75% है। इस स्थिति में इस 100 करोड़ रुपए का 75% भाग उपभोग में वृद्धि करता है अर्थात डेल्टा C हो जाता है और 25% भाग जो है वो बचत में चला जाता है अर्थात डेल्टा C के रूप में शामिल हो जाता है। अब जो उपभोग में वृद्धि हुई है वो फिर से अर्थव्यवस्था में आ जाएगी और इस स्थिति में आय में वृद्धि 75 करोड़ की होगी। अब 75 करोड़ का 75% अर्थात 56.25% भाग फिर से उपभोग में वृद्धि करेगा, जबकि उसका 25% भाग फिर से बचत में वृद्धि करेगा। इस प्रकार का क्रम चलता रहता है और ऐसा क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि प्रारंभिक विनियोग की राशि और कुल बचत की राशि बराबर नहीं हो जाती। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रारंभिक विनियोग तो 100 करोड़ किया गया था, लेकिन आय में वृद्धि 4 गुना हुई है अर्थात आय 400 करोड़ रुपए हो गई है, जिसमें 75% उपभोग अर्थात 300 करोड़ उपभोग में गए हैं और 100 करोड़ रुपए बचत के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने बहुत ही आसानी से गुणक की क्रियाशीलता को समझने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।